मेरा नाम निवेदिता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जो लोग गरीब होने के साथ साथ इतने ज्यादा अत्याचारी थे कि उन्होंने कभी मुझे इंसान नहीं समझा। मेरी एक छोटी सी गलती का इतना ज्यादा फायदा उठाया कि मुझे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास और मेरी एक जेठानी भी थी। मेरे जेठ की मौत 2 साल पहले हुई थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मेरी जेठानी के पास मेरा एक ऐसा राज था। वो हमेशा मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मुझे नौकरानियों की तरह बनाकर रखती थी, मेरी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी। मेरी जेठानी हर रोज मुझसे अपने पाँव दबवाती थी। आज भी वो मुझसे अपने पैरों को ही दबवा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जेठानी के मोटे मोटे पैरों को दबा रही थी, क्योंकि मेरी जेठानी पहले से ही काफी मोटी और भारी भरकम औरत थी, लेकिन मैं बहुत कमजोर थी और पतली दुबली सी थी। मुझे हमेशा बीपी लो की प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी रहती थी और बहुत परेशानी भी होती थी। इसके बावजूद भी मेरी जेठानी को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मेरी जेठानी हर रोज मुझसे पैर दबवाने को कहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से उनके मोटे मोटे पैरों को दबाती थी। लगातार उनके पैर दबाने से मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता था, लेकिन मेरी जेठानी फिर भी मुझे जोर जोर से पैर दबाने के लिए कहती थी और घंटों में उनके पैर दबाती रहती थी। इसके बाद मेरे अपने पैर दर्द करने लग जाते थे। आज अपनी जेठानी के पैर दबाते समय मेरे हाथ जब दर्द करने लगे तो मेरे हाथों की रफ्तार कम हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी जेठानी ने एक जोरदार लात मेरे ऊपर मारी, जिसकी वजह से मैं पीछे गिरने से बच गई थी। उन्होंने कहा कि तेज तेज दबाया कर, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? मैं जल्दी जल्दी और तेज तेज अपनी जेठानी के पैर दबाने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया था, क्योंकि मेरी जेठानी को मेरा रोना भी पसंद नहीं था। मुझे अपनी जेठानी के पैर दबाते हुए 2 घंटे हो गए थे। जब मेरी जेठानी गहरी नींद में सो गई तो मैं उनके कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। सारे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। मैं तकिए पर सर रखकर घंटों तक रोती रही थी। मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई थी। मेरी जिंदगी में ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई खुशी की किरण। फिर अचानक डर की वजह से घबरा गई, क्योंकि दरवाजा किसी ने जोर जोर से बजाया था। बाहर से मेरी जेठानी के चीखने की आवाजें आ रही थी। क्या हुआ, मर गई क्या? कमरे से बाहर निकल, खाना कौन बनाएगा मनहूस कहीं की? अपनी जेठानी की आवाज पर मैं और जोर जोर से रोने लगी थी। मेरी जेठानी विधवा औरत थी। मेरा पति अपनी जेठानी की हर बात मानता था और उनके हर हुक्म को अपनी सराखों पर रखता था। मेरी जेठानी ने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया था, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी की वजह से ही मुश्किल हो रही थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा राज जान गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो आखिर मेरा कौन सा राज जानती हैं, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा राज था जिसे अगर मेरा पति जान लेता तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती और मेरा पति मुझे डिवोर्स देकर घर से बाहर निकाल देता। अब जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर वो मुझसे नफरत करने लग जाता। इसीलिए मैं अपनी जेठानी की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। मेरी जेठानी मुझे हर बात पर ब्लैकमेल किया करती थी कि मेरी जेठानी जो मेरा राज जानती हैं, अगर उन्होंने वो राज मेरे पति को बता दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेसहारा हो जाऊंगी। इसीलिए मेरी जेठानी मुझसे जैसा कहती थी मैं वैसा ही किया करती थी। मैं घर के सारे काम करती थी। मेरी जेठानी मुझसे छोटे से छोटा काम भी करवाती और बड़े से बड़े काम भी करवाती थी। अगर मैं किसी भी काम से इनकार कर दिया करती तो वो मुझे धमकी देती कि मैं तेरे पति को तेरा वो राज बता दूंगी जिससे तेरी सारी जिंदगी तबाह हो सकती है। मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर वो हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती थी। मैं अपनी जेठानी से बहुत डरती थी। अब भी मैं खाना बना चुकी थी और अब तो रात होने वाली थी। सारा दिन काम करके मेरा बदन थककर चूर हो चुका था, जबकि मेरी जेठानी को मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। मैं कमरे से जैसे ही बाहर निकली तो मेरी जेठानी मुझे गुस्से से घूरने लगी थी और कहने लगी कि ये झूठे मगरमच्छ के आंसू किसी और को जाकर दिखाना। मेरे सामने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, वरना तू जानती है कि मैं तेरा राज आज ही तेरे पति को बता दूंगी
और वो तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। मैंने फौरन अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी जेठानी से कहने लगी, भाभी लेकिन मैं खाना तो बना चुकी हूँ और घर की सफाई भी सुबह ही कर ली थी। मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी, खाना बना लिया है तो फिर बाकी के काम कर लो। मैंने कहा, और कोई भी काम नहीं है। मेरी जेठानी ने अपने 5 जोड़ी कपड़े लाकर मुझे दिए और कहने लगी कि इन कपड़ों को धो डालो। मैंने अपनी जेठानी से कहा, लेकिन आपके ये कपड़े तो मैंने परसों ही धोए थे और इनको अच्छी तरह से इस्त्री भी कर दिया था। मेरी जेठानी कहने लगी, ज्यादा ही जुबान चलानी आ गई है, जितना कहा है उतना ही करो। मेरी जेठानी ने साफ सुथरे और धुले हुए कपड़ों को जमीन पर डाल दिया और उनको पैरों से कुचलने लगी। कहने लगी, लो अब ये गंदे हो गए, अब इनको धो डालो। मैं बड़ी हैरान और परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी जेठानी मुझे एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं देख सकती थी। जब भी मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में होती या अपने आराम करने के बारे में सोचती तो मेरी जेठानी मुझे कोई ना कोई काम बता देती। अगर कोई काम नहीं होता फिर भी मेरे लिए जबरदस्ती किसी न किसी काम को बिगाड़ कर उसे ठीक करने के लिए कहती थी। कपड़े धोने के बाद मैं उनको छत पर फैलाने के लिए चली गई थी। अब मेरे पति के भी घर आने का टाइम होने लगा था। मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, तभी मेरी जेठानी ने कहा कि आज खाने में क्या बनाया है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी मैंने खाने में पूरी और आलू की सब्जी बनाई है। मेरी जेठानी ने कहा कि 3 दिन से मैं पूरी और आलू की सब्जी ही खा रही हूँ। मेरा पूरी और आलू की सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए राजमा चावल बना दो। उनकी बात सुनते ही मुझे रोना आ गया था, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए किचन में जाकर अपनी जेठानी के लिए राजमा चावल पकाने लगी। मेरी जेठानी आंगन में ही बैठी हुई मोबाइल देख रही थी और मैं खाना पकाते हुए किचन में लगातार रो रही थी। खाना पकाते पकाते अपनी जेठानी के मरने की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए थे अपनी जेठानी के अत्याचार सहते हुए। जब से मेरे जेठ की मौत हुई थी तभी से मेरी जेठानी मुझ पर अत्याचार करती थी। इससे पहले जब मेरी जेठानी मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश करती तो मैं अपने पति से उनकी शिकायत कर दिया करती थी, लेकिन जब से उन्हें मेरे किसी राज के बारे में पता चला था तब से ही वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो खूब मुझे तंग करने लगी थी। अब मैं अपने पति से अपनी जेठानी की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। मैं चाहती थी कि मेरी जेठानी इस दुनिया से चली जाए। अगर मेरी जेठानी मुझ पर इसी तरह से अत्याचार करती रही तो शायद मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकूंगी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मुझे किचन में खड़े हुए देखकर हैरानी से पूछने लगे कि तुम अभी तक किचन में क्यों हो, तुम्हें घर के कितने काम होते हैं। वो तो अच्छा है कि हम घर में 3 ही मेंबर हैं, अगर ज्यादा लोग होते तो शायद तुम्हें रात को सोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी जेठानी वहां पर आ गई और मेरे पति को देखकर कहने लगी, देखो ना तुम्हारी पत्नी हर टाइम किचन में ही लगी रहती है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी राजमा चावल बनाने के लिए खड़ी हुई है, जबकि मैंने कहा था कि जो बनाया है मैं वही सब कुछ खा लूंगी। पर तुम्हारी पत्नी तो मेरी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनती। मुझे अपनी जेठानी की झूठी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए थे। इससे पहले कि मेरा पति मेरे आंसुओं को देखकर कुछ पूछता, मेरी जेठानी मुझे घूरने लगी और मीठी जबान बोलते हुए मुझसे कहने लगी, देखो अगर कुछ कहो तो तुम्हारी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो तुम्हारी पत्नी से कुछ कहती ही नहीं हूँ, हमें तो इसकी ही फिक्र लगी रहती है, इसीलिए तो इसके फायदे के लिए कहते हैं कि अपना ध्यान रखा करो, वरना तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन फिर हमसे मत कहना कि ससुराल वाले तुम पर अत्याचार करते हैं। मेरी जेठानी की ऐसी बातों पर मेरा पति गुस्से से भड़क उठा था और कहने लगा कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर करती हो ताकि तुम सबकी हमदर्दियां बटोर सको, और वो ये सब कुछ कहकर कमरे में चले गए थे। मेरी जेठानी घूरती हुई मुझे देख रही थी और किचन से बाहर चली गईं। खाना खाने के बाद मेरे पति ने मुझे कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में जाने लगी तो मेरी जेठानी ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगी, तुम 1 घंटे से पहले अपने कमरे में नहीं जाओगी। मैंने कहा कि मेरा पति मुझे बुला रहा है, तो वो कहने लगी कि अगर तुम 1 घंटे से पहले कमरे में गई तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे पति को तुम्हारा राज बता दूंगी, वो तुम्हें खुद घर से निकाल देगा। मैं डर कर अपनी जेठानी के पास ही बैठ गई और उनसे कहने लगी कि प्लीज मुझे कमरे में जाने दो, वरना मेरा पति मुझ पर गुस्सा करेगा।
मेरी जेठानी ने अपने पैर आगे कर दिए और कहने लगी, जल्दी से मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। 1 घंटे तक मैं अपनी जेठानी के पैर दबाती रही थी। 1 घंटे का कहकर उन्होंने पूरे 2 घंटे मुझे अपने पास बैठाए रखा था। 2 घंटे पूरे हो गए तो मेरी जेठानी गहरी नींद में चली गई थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो मेरा पति मुझसे नाराज होकर सो चुका था और फिर अब ऐसा ही हर रोज होने लगा था। मेरी जेठानी मुझे मेरे पति से धीरे धीरे दूर कर रही थी। वो मुझे अपने कमरे में रोक लेती या किसी काम में बिजी कर देती थी, लेकिन वैसे मेरे पति के सामने बहुत अच्छी बनती थी और हमेशा मेरी हमदर्द बनने की एक्टिंग करती थी। मैं अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा परेशान आ गई थी, क्योंकि इस तरह भी मेरा पति मुझसे काफी तंग आ चुका था। उसके दिल से मेरे लिए मोहब्बत खत्म होती चली जा रही थी और नफरत ही नफरत बढ़ती चली जा रही थी। अब यहाँ तक कि मेरे पति ने मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। वो मुझसे हमेशा नाराज रहते थे। हालांकि मुझे दिख रहा था कि इसमें गलती मेरी ही है, लेकिन शायद वो मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझसे ये सब कुछ करवाया जाता है। मुझे अपनी जेठानी दुश्मन नजर आने लगी थी। मेरे पास अगर कोई सहारा होता तो मैं जरूर अपनी जेठानी को मुंहतोड़ जवाब दे देती, लेकिन मैं बेबस और लाचार हो चुकी थी, क्योंकि अब मेरे लिए बर्दाश्त की हद भी पार हो गई थी। अगर मेरी जेठानी मेरे साथ इसी तरह का बिहेवियर और ज्यादा रखने लगती तो मैं घुट घुट कर ही मर जाने वाली थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही अपनी जेठानी का कोई ऐसा सीक्रेट तलाश करूंगी जो उसकी बहुत बड़ी कमजोरी हो, या कुछ न कुछ करके अपनी जेठानी को रास्ते से हटा दूंगी। फिर मैंने अपने इसी प्लान पर फोकस करना शुरू कर दिया था। मैं एक दिन छुपकर अपनी जेठानी के कमरे की तलाशी लेने के लिए उनके कमरे में चली गई थी और ज्यादा से ज्यादा अपनी जेठानी पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी जेठानी के कमरे में मुझे कुछ भी इस तरह का हाथ नहीं लगा था जिससे मुझे उनका कोई बड़ा सीक्रेट पता चल सके। लेकिन जब मैं एक दिन छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी तो पड़ोस वाली छत पर भी हमारी पड़ोसन अपनी छत पर खड़ी हुई थी। वो मुझे हमेशा अपनी छत पर बैठी हुई मिलती थी, इसलिए उनसे मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी और हम काफी अच्छी दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने मुझसे कहा कि तुम हमारे घर पर कभी आती ही नहीं हो। मैंने उनको बताया कि मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो इसीलिए उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर चाय पर इनवाइट कर दिया। पहले तो मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरी जेठानी मुझे कहीं भी जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपनी शादी से मैं अपने मायके भी नहीं गई थी। लेकिन फिर ये सोचकर चली गई कि मेरा भी तो यहाँ पर कोई नहीं है। अगर मेरी एक फ्रेंड बन भी गई है तो मैं उससे अपने दिल का हाल बयां कर सकूंगी। अगले दिन मेरी जेठानी दोपहर के टाइम पर बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं मौका देखकर पड़ोस वाले घर में चली गई। तो उसने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा। मैं तो अपनी पड़ोसन की बात सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैंने तो उसे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। मैंने उससे मना भी किया कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर वो मुझसे कहने लगी, निवेदिता, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानी साफ नजर आ रही है। अगर तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझती हो तो बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प ही कर दूं। उसकी बात पर मैं कुछ देर तक सोचने के लिए बैठ गई थी। फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं अपनी जेठानी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो हंसने लगी थी। मैंने बड़ी हैरानी से उसके हंसने की वजह पूछी थी। वो कहने लगी, निवेदिता, तुम तो बहुत नासमझ हो। अगर तुम्हारे अंदर अकल होती तो अब तक तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। मैंने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो मुझे अपनी देवरानी के बारे में बताने लगी कि उसकी देवरानी भी ऐसी ही थी। उसकी देवरानी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। उसने बताया कि मैंने एक काटने वाली बिल्ली को अपनी देवरानी के कमरे में लाकर छोड़ दिया था। उस बिल्ली के काटने से मेरी देवरानी के शरीर में जहर फैल गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला था कि मेरी देवरानी की मौत मेरी लाई हुई बिल्ली से हुई है। हालांकि बिल्लियां तो घरों में आती जाती रहती हैं। इस तरह किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने ही अपनी देवरानी को मारा है। उसकी बातों से तो मुझे डर लगने लगा था। मैंने उससे फौरन ही मना कर दिया कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती। मेरी पड़ोसन ने कंधे उचका दिए और कहने लगी कि अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही घुट घुट कर जीना चाहती हो तो तुम शौक से जियो।
मैं 1 घंटा अपनी पड़ोसन के घर बैठकर वापस अपने घर आ गई थी। ये सारी बातें मेरे ध्यान से निकल ही नहीं रही थी। मैं चाहती थी कि मैं कभी भी कोई गलत कदम ना उठाऊं, मेरी जेठानी खुद ही सुधर जाए। लेकिन मेरी जेठानी के जुल्म और अत्याचार थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मेरी जेठानी के जुल्म और अत्याचार थे कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे थे। इस हिसाब से तो सोच विचार करने के बाद मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा मेरी फ्रेंड ने किया, वरना मुझे भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुलामी करनी पड़ेगी और अपनी जेठानी के सारे अत्याचार खामोशी से बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं मदद के लिए मौका देखकर अगले दिन उसी पड़ोसन के घर चली गई थी। मेरा फैसला सुनाने के बाद वो मुस्कुरा गई और कहने लगी, तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। और फिर उसने मुझसे वादा किया कि वो अगली सुबह तक मुझे वो जहरीली बिल्ली का इंतजाम करके दे देगी। अगली सुबह उसने मुझे एक बोरे में बंद जहरीली बिल्ली लाकर दे दी और कहने लगी कि ये इतनी ज्यादा जहरीली बिल्ली है कि जब ये तुम्हारी जेठानी के काट लेगी तब मौके पर ही उसकी मौत हो जाएगी और तुम्हारी जेठानी फिर बच नहीं सकेगी। मैंने वो बिल्ली अपनी जेठानी के कमरे में छोड़ दी और दरवाजा बंद करके खुद सर पर पल्लू रखकर अपनी पड़ोसन के साथ उसके घर पर चली गई थी ताकि किसी को शक न हो। जब मैं 2 घंटे के बाद वापस अपने घर आई तो मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैंने धीरे से अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो वो बिल्ली मेरे जेठानी के कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर निकल गई थी। मैं अचानक डर गई, ये सोचकर कि मैंने एक मर्डर कर दिया। मेरा शरीर कांप कर रह गया था, लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी जेठानी ने मुझे बहुत ही मजबूर कर दिया था। इसलिए प्लान के मुताबिक मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद ही मोहल्ले के लोग हमारे घर में इकट्ठा होने लगे थे और मेरी जेठानी को अस्पताल लेकर भागे। मैं रोने का नाटक कर रही थी और लोग मुझे चुप करवा रहे थे, मुझे तसल्ली दे रहे थे कि तुम्हारी जेठानी को कुछ नहीं होगा। मेरे पति भी ऑफिस से घर आ गए थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि वो अपनी भाभी से बहुत प्यार करते थे और मेरे पति को उन पर बहुत भरोसा था। मैं घर पर ही थी और मेरे पति अस्पताल में थे। जब अस्पताल से खबर आई कि जहरीली बिल्ली के काटने की वजह से मेरी जेठानी की मौत हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हो जाऊं या फिर रोऊं, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश भी थी कि मेरी जान छूट गई थी। रात को मेरे पति घर आए और बहुत ही ज्यादा रोए थे क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, उनकी एक भाभी ही थी। अब वो भी उनको छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पति ने बताया कि भाभी का पोस्टमार्टम हुआ है क्योंकि उनको बहुत ही जहरीली बिल्ली ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने वाली थी। काफी दिनों तक मेरे पति उदासी रहे थे। कहीं न कहीं मुझे भी अफसोस हो रहा था, पर इससे कहीं ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि अब मेरी जिंदगी में सुकून आने वाला था। अब हर चीज मेरी मर्जी से हो गई थी और अब मैं अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजार रही थी। मुझे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं किसी की रोक टोक नहीं थी। इसी तरह से लगभग 2 महीने गुजर चुके थे। ये 2 महीने बहुत सुकून से गुजरे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ तुम इन पैसों से अपने लिए शॉपिंग कर लो, और साथ ही साथ वो कहने लगे कि किसी अच्छे पार्लर में भी जाना और वहां से तैयार होकर ही घर वापस आना। मैंने बड़ी हैरानी से अपने पति से पूछा, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे, कल एक बहुत स्पेशल दिन है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, इसलिए तुम तैयार होकर आना। मैं बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन खुशी खुशी मैं मार्केट चली गई और अपने लिए अच्छी साड़ी, जूते और चूड़ियां और ज्वेलरी सब कुछ खरीद कर मैं पार्लर से तैयार होने के लिए चली गई थी। पार्लर से तैयार होकर मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर उसके बाद मैं घर लौट आई और जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि अंदर दुल्हन बनी हुई एक औरत बैठी हुई थी। ये दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मेरी। मैं रोती हुई कमरे से निकल गई। आज जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं जीते जी मर गई थी और फिर मैं बिना किसी की परवाह करते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। मैं एक लवारिस लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए लोगों ने मेरी खूबसूरती का बहुत फायदा उठाया था। मेरे पति उमेश ने मुझे एक दिन मार्केट में देखा था। वहां पर मुझे देखते ही उन्होंने अपना दिल हार दिया था और फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया था।
मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तो लड़की थी, आखिर मेरे दिल में भी तो शादी के अरमान जाग रहे थे। मैं भी किसी की दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उमेश से शादी करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और खामोशी के साथ उमेश की दुल्हन बनकर उनके घर पर आ गई थी। मेरी जेठानी, जिनको अपने देवर की पसंद पर बहुत नाज था, जो अपने देवर के सामने बहुत ज्यादा अच्छी बनी फिरती थी, अपने देवर के सामने तो उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद ही वो मुझ पर अत्याचार करती थी और मेरे पति के सामने ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे कि वो मुझे बहुत पसंद करती हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे लिए यही बहुत था कि मुझे किसी की पत्नी बनने का मौका मिल गया था और जिंदगी गुजारने के लिए पति का सहारा मिल गया था। लेकिन अब जो हुआ था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं खुद ही मर जाऊं, पर मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी को क्यों खराब करूं, और फिर मैंने सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दिया था। मैं जब कमरे में पहुंची तो मेरी जेठानी दुल्हन बनी हुई मेरा स्वागत कर रही थी। मैं पत्थर की मूरत बनकर बड़ी हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि वो मेरे ही कमरे में मेरे बेड पर मेरी जगह पर दुल्हन बनी हुई बैठी थी। क्योंकि मैंने खुद अपनी जेठानी को मरा हुआ देखा था, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गई थी। और फिर मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरी जेठानी का पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। मैं इसी तरह से पत्थर बनी खड़ी हुई थी जब मेरी जेठानी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैंने तुम्हारे पति से शादी कर ली है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरे पति ने किसी और से नहीं बल्कि मेरी जेठानी से ही शादी कर ली। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और मेरी जेठानी जिंदा कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इसी तरह हैरानी से खड़ी हुई थी जब मेरा पति मेरे सामने आया और कहने लगा कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैं अपने पति की इस बात पर होश में आई थी और चिल्लाकर कहने लगी कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। वो मुझसे कहने लगा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। मैं जो तुम्हें उसी दिन पुलिस के हवाले करने वाला था, जिस दिन तुमने वर्षा के कमरे में जहरीली बिल्ली को छोड़ दिया था। लेकिन वर्षा ने मुझे मना कर दिया कि तुम बेचारी लवारिस कहाँ जाओगी। लेकिन लवारिस तुम नहीं, लवारिस तो वर्षा है, जो विधवा बनकर भी मेरी खातिर इस घर में रह रही थी, क्योंकि उन्हें मेरा ख्याल था। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। मैं घर में अकेला ना हो जाऊं, मैं खाना कहाँ खाऊंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। सिर्फ इसीलिए वर्षा ने आज तक शादी नहीं की थी। मेरी भाभी तुम्हारी इतनी फिक्र करती है और तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की। वर्षा मेरी जेठानी का नाम था। मेरे पति हमेशा उनको भाभी कहकर पुकारते थे, लेकिन अब वो मेरी जेठानी को वर्षा कह रहे थे। मेरे पति ने बताया, मेरी भाभी तुमसे बहुत हमदर्दी रखती हैं, लेकिन मुझसे अब तुम किसी भी तरह की हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, और आगे से मेरी पत्नी के साथ तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, और तो और कत्ल के इल्जाम में तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। मेरे पति ने मुझे धमकी देकर कमरे से निकाल दिया था, जबकि मैं पत्थर बनी खड़ी हुई थी। फिर मेरी जेठानी मेरे पास आई और मेरे कान में कहने लगी कि मैंने अभी तक तुम्हारे पति को तुम्हारा राज नहीं बताया, वरना वो तुम्हें अभी तक धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल चुका होता। अभी तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं उमेश को सब कुछ बता दूंगी। मैं रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी थी। मेरी जेठानी पहले तो मेरी जेठानी थी, लेकिन अब वो मेरी सौतन बन चुकी थी। अभी तक मुझे ये सब पता नहीं चल सका था कि मेरी जेठानी जिंदा कैसे बच गई। मेरी जेठानी अब मुझ पर और ज्यादा जुल्म करने लगी थी। अब मैं अपनी जिंदगी से बुरी तरह से थक चुकी थी। भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना मांगने लगी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया था। एक दिन जो हुआ मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरे पड़ोस में रहने वाली फ्रेंड रोती हुई मेरे घर पर आई थी। उसने मुझे बताया कि निवेदिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई थी कि आखिर वो मुझसे अपनी किस गलती की माफी मांग रही है। मेरी जेठानी ने जब उसे रोते हुए देखा तो मेरी जेठानी उसे घर से बाहर निकालने लगी थी। उस दिन मेरा पति भी घर में मौजूद था। मेरा पति भी इस तरह पड़ोसन को रोता हुआ देखकर हैरान रह गया था, जबकि मैं भी परेशान थी। वो सिर्फ रोए जा रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर मेरी जेठानी बार बार उसे घर से बाहर निकालने के लिए कह रही थी और उसे लगातार गुस्से से घूर रही थी।
फिर मेरे पति ने मेरी जेठानी का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि इसे घर से क्यों निकाल रही हो, ये बेचारी तो रो रही है, पहले इसकी बात तो सुन लो कि ये क्या कहना चाह रही है। मेरी पड़ोसन ने रोते हुए बताया कि उमेश, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी औरत है, इसने मेरे पति को मरवा दिया, इसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने निवेदिता के साथ गलत किया था। ये सब सुनकर मेरे पति को गुस्सा आ गया था। मेरे पति ने कहा, लेकिन इसमें वर्षा की क्या गलती है, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ। मेरी पड़ोसन ने बताया कि निवेदिता पर बहुत अत्याचार करती थी। इसने मुझे और निवेदिता को एक दिन बातें करते हुए देख लिया था। इसे पता चल गया था कि हम दोनों आपस में सहेलियां बन चुके हैं। फिर वर्षा ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि मैं निवेदिता से और ज्यादा गहरी दोस्ती बनाऊं और निवेदिता को अपने घर बुला लूं। निवेदिता जब मेरे घर आई तो मैंने उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। निवेदिता ने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बता दिया था, क्योंकि वर्षा निवेदिता पर बहुत अत्याचार करती थी और तुमसे भी दूर रखने की कोशिश करती थी। मैंने वर्षा की प्लानिंग के मुताबिक निवेदिता को बता दिया था कि तुम्हें वर्षा की जान लेने की कोशिश करनी होगी। इसी तरह से मैंने उसे एक साधारण बिल्ली लाकर दे दी थी और कहा था कि इससे वर्षा की मौत हो जाएगी। और फिर वर्षा ने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊं कि निवेदिता ने वर्षा को जान से मारने की कोशिश की है। उसने जहरीली बिल्ली को कमरे में छोड़ दिया था, जबकि वो साधारण सी बिल्ली थी और वो खिड़की से बाहर कूदकर निकल गई थी। वर्षा ने मरने की एक्टिंग की थी। फिर मैंने तुम्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था कि निवेदिता ने ही तुम्हारी भाभी को मारने की कोशिश की है। उस दिन के बाद तुमने निवेदिता के साथ नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया और फिर ये साबित कर दिया कि वर्षा मर चुकी है, जबकि वर्षा जिंदा थी। वर्षा ने मुझे तुमसे झूठ बोलने के लिए और निवेदिता से झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। तुमने मेरे झूठ को सच समझ लिया था। इसी तरह तुमने वर्षा का साथ दिया और वर्षा से शादी कर ली। अब तो निवेदिता पर और ज्यादा अत्याचार होने लगे थे। वर्षा ने मुझसे कहा था कि मैं इस झूठ को बोलने के लिए 2 लाख रुपए दूंगी, लेकिन इसने मुझे अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। मैंने ये काम हो जाने के बाद अपने पति को बता दिया था। हम दोनों पति पत्नी 2 लाख रुपए के सपने देखने लगे थे। वर्षा बहुत झूठी औरत है। इसने मुझसे वादा किया था कि ये पूरे 3 महीने बाद मुझे 2 लाख रुपए दे देगी। मेरे पति ने मुझे 1.5 लाख रुपए का सोने का सेट बनवा दिया था। मैं उस सोने के सेट को कई बार पहन चुकी हूँ और अभी तक मेरे पति ने उसके पैसे चुकता नहीं किए। मैं हर रोज वर्षा से अपने पैसे मांगती हूँ, लेकिन इसने मेरे पैसे मुझे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तुम दोनों पति पत्नी में भी फूट पड़ गई और इसने मुझे भी पैसे नहीं दिए। मैंने जब ये बात अपने पति को जाकर बताई तो मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तभी अचानक सुनार के यहाँ से भी आदमी आ गया और वो पैसे मांगने लगा। मेरे पति ने मुझे 1.5 लाख रुपए का सेट अपने जानने वाले सुनार के यहाँ से सिर्फ जान पहचान की वजह से फ्री में ही दिलवा दिया था, क्योंकि वर्षा की तरह मेरे पति ने भी सुनार को 3 महीने का टाइम दे दिया था और कहा था कि वो पूरे 3 महीने बाद 1.5 लाख रुपए उसे लौटा देगा। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है। सुनार का आदमी हमारे घर पर आकर मेरे पति को बहुत ज्यादा तंग करने लगा था। मैं वर्षा से बार बार अपने पैसे मांगती हूँ, लेकिन ये मुझे पैसे देती ही नहीं। अब हद हो गई। मेरे पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरा पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, क्योंकि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। हम तो गरीब लोग हैं। मेरा पति मुश्किल से हफ्ते में 5-6 हजार रुपए ही कमा कर लाता है। भला इतने पैसे कमाने वाला इंसान 1.5 लाख रुपए कहाँ से दे सकता है? अपनी पड़ोसन की सारी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि ये औरत मेरी सहेली बनकर मेरी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी जेठानी की मदद कर रही थी, और इसीलिए मेरी जेठानी के साथ साथ मेरे पति को भी मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। और मेरे साथ जो भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी के कहने पर ही किया था। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि मेरे पति के तो होश उड़ चुके थे। मेरे पति ने तभी अपनी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि मैंने तुम्हें बेसहारा समझकर तुमसे शादी कर ली। सोचा कि निवेदिता तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रही है। मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो शायद फिर तुम्हारी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पत्नी निवेदिता के साथ इतना अत्याचार करती थी। मेरे पति ने उसी वक्त मेरी जेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी जेठानी बार बार माफी मांग रही थी। मेरे पति ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके साथ साथ पड़ोसन को भी निकाल दिया। उससे कहा
कि तुम्हारे किए की सजा यही है। तुमने किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करने की कोशिश की, उसके पति से उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने तुम्हें ही तुम्हारे पति से दूर कर दिया। अब तुम अपनी सजा खुद भुगतो। मेरी जेठानी मेरे पति से माफी मांग रही थी और उससे कह रही थी कि ये झूठ बोल रही है, तुम इसकी बातों में मत आओ। मेरे पति ने कहा कि इस वक्त ये विधवा होने वाली है, ये ऐसे मौके पर झूठ नहीं बोल सकती। झूठी तो तुम हो जिसने इतने सालों से मुझे बेवकूफ बनाया, हमेशा मुझे मेरी पत्नी की बुराइयां ही गिनवाई, हमेशा मेरी पत्नी को मुझसे दूर रखने की कोशिश की। मैं तो सोचता था कि तुम एक अच्छी औरत हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी खतरनाक औरत हो कि तुम मेरे ही घर को उजाड़ना चाहती हो। मैं निवेदिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे दिल में निवेदिता के लिए नफरत भर दी और निवेदिता को इतना तंग किया कि वो मजबूर हो गई तुम्हारी जान लेने पर। तुमने आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जेठानी ने कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी को हमेशा ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारा एक राज जानती हूँ। बस इन्हीं सारी बातों का फायदा उठाते हुए मैं इस घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहती थी और तुम्हारी पत्नी को इस घर से निकाल देना चाहती थी। प्लीज मुझे अपने घर से मत निकालो, मुझे अपनी पत्नी बनाकर न सही अपनी भाभी समझकर ही इस घर में रहने दो। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? लेकिन मेरे पति ने मेरी जेठानी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और कहा था कि मैं तुमसे अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मेरी जेठानी और मेरी पड़ोसन हमारे घर से जा चुकी थी, लेकिन मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम इतने अत्याचार क्यों सहती रही हो? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से भाभी ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था? मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझसे वादा करो कि मेरा सच सुनने के बाद आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैंने अपने पति को बताया कि मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ है। मैं एक लावारिस लड़की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे माता पिता ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैं एक कोठे पर हूँ। मुझे कोठे वाली बाई ने मेरी माँ बनकर पाला था। मेरी परवरिश एक कोठे पर हुई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बाई ने कभी भी मुझे लोगों के हवाले नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। जब मैं जवान हुई तो मेरे दिल में भी शादी के अरमान जागने लगे थे, लेकिन मुझे मेरी बाई माँ ने बताया था कि कोठे की लड़कियों की कभी शादी नहीं होती। उनके लिए तो यही कोठा ससुराल है और यही मायका भी। मैंने उनसे कहा था कि क्या कभी मेरी किसी से शादी नहीं हो सकती? बाई माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी कभी भी किसी अच्छे और ईमानदार इंसान के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इज्जतदार और ईमानदार लोग हमेशा अच्छे और ऊंचे खानदानों पर ही रिश्ता करते हैं। हालांकि हम लोगों का तो ना तो कोई खानदान है और ना ही हमारी कोई इज्जत होती है। मैं सोचती थी कि बाई माँ ने मुझे कोठे वाली लड़की नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। मैं इस कोठे में पली बड़ी जरूर हूँ, लेकिन मेरी इज्जत बिल्कुल साफ है और मैं पवित्र हूँ। फिर मेरी शादी किसी इज्जतदार इंसान के साथ कैसे नहीं हो सकती? एक दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुमने मुझे प्रपोज किया। तुम मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन तुमने खुद ही मुझसे शादी करने के लिए कह दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बिल्कुल लाचार हूँ और यहाँ पर नौकरी करती हूँ, हालांकि मैं इस शहर में कोई नौकरी नहीं करती थी। तुमने मुझसे ये समझकर शादी कर ली कि मैं एक अनजान लड़की हूँ। मैंने भी तुम्हें अपनी सच्चाई बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। तुमने मेरे बारे में बिना कुछ जाने पहचाने ही मुझसे शादी कर ली थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ कोठे पर रहने वाली लड़की की मेरे पास कॉल आई थी। मैं उससे कॉल पर बात कर ही रही थी। उसने मुझसे कहा था कि इज्जतदार लोग कभी भी हमें जीने नहीं देते। तुम जिस दुनिया में हो वहाँ की दुनिया से तो हमारी दुनिया बहुत अच्छी है। मैं अपनी जेठानी के अत्याचारों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं उससे कह रही थी कि तुम अपना मुंह बंद रखो और कभी भी यहाँ आने की कोशिश मत करना। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मेरी परवरिश एक कोठे पर हुई थी तो मेरा पति कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तुम्हारी भाभी ने मुझे उस लड़की से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था और बस उन्होंने पूरे 2 साल मुझसे इसी बात का फायदा उठाकर खूब तंग किया। मैं चाहती तो तंग आकर इस घर को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती थी। तभी मैं उनके सारे अत्याचार बर्दाश्त करती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने उनको मारने का प्लान बनाया, लेकिन ये प्लान भी मैंने खुद नहीं बनाया था, पड़ोसन ने ही मेरे दिमाग में डाला था।
हालांकि ये बात तुम्हारे सामने है कि तुम्हारी भाभी ने ही उसे मेरे दिमाग में ये बात डालने के लिए कहा था। शायद मैं उन्हें मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पति ने कहा कि भाभी ने आज तक मुझे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं बताई। उन्होंने तो बस मुझे यही बताया था कि निवेदिता ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं पड़ोसन से तुम्हें सारी सच्चाई सुनवा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि भाभी ने तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनी थी। वो तो पहले से ही इस घर पर हुकूमत चलाने के लिए इंतजार में थी। अगर उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चला होता तो न जाने वो मुझे कब का बता देती। उन्होंने तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनी होगी, सिर्फ इतनी ही सुनी होगी कि अगर तुम्हारे पति को ये सब कुछ पता चल गया तो तुम्हारा पति तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। बस इतनी सी ही बात का भाभी ने खूब फायदा उठाया और तुम्हें ब्लैकमेल किया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे हर हाल में एक्सेप्ट हो। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाभी को मैंने घर से बाहर निकाल दिया और मैं जानता हूँ कि भाभी रोती हुई अपने मायके गई होंगी। उनको उनके किए की सजा मायके में ही मिलेगी, क्योंकि उनकी भाभी बहुत ज्यादा चालाक औरत है। वो सारी जिंदगी उन्हें तंग करेगी। तब भाभी को एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए। उनके किए की सजा तो उन्हें भगवान दे देगा। अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे पति अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पति के साथ मेरी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी पर इतना अत्याचार मत करो कि कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। अगर वो इंसान गलत कदम उठा भी लेता है तो सिर्फ मजबूरी में उठाता है, जिसे भगवान देख रहा है। यही वजह है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। मेरी जिंदगी तो मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम जैसी लड़कियों का भी तो दिल होता है कि हमारी भी शादी हो और हम अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।